everyone, this is Shruti and welcome to Literature Gyan. Today we are going to discuss a figure of speech which is synecdoche. आज हम synecdoche के बारे में पढ़ने वाले हैं. मुझे लगता है कि आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा या आप में से कुछ लोग इसे पहले से जानते होंगे जो लिटरेचर पढ़ते हैं. कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो आप कहोगे कि अरे ये तो हम हमेशा यूज़ करते हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि synecdoche है क्या, मीन्स व्हाट इज synecdoche. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, so it is a figure of speech in which a term for a part of something refers to the whole of something and vice versa. ये क्या है? तो पहली बात, ये फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि हम फिगर ऑफ स्पीच को इन डिटेल्स में पढ़ रहे हैं. सो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें एक टर्म जो है वो पूरे के पूरे पार्ट को रेफर करता है या फिर पूरे के पूरे पार्ट से हम कोई एक छोटे टर्म को बताने की कोशिश करते हैं. कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, इसे क्लियर करते हैं. ओके, synecdoche is often used as a type of personification by attaching a human aspect to a non-living thing. कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि ये synecdoche नहीं बल्कि पर्सोनिफिकेशन है, जबकि पर्सोनिफिकेशन डिफरेंट होता है synecdoche से. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपसे ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ. पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग जैसा समझाने की कोशिश करते हैं. तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि synecdoche पर्सोनिफिकेशन है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसा बात करते हैं. पर ये आगे क्लियर हो जाएगा कि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है. देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है इन दोनों चीज़ों में. ठीक है, जब हम इसे एग्जाम्पल के साथ अभी समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि synecdoche है क्या. ओके, सो आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले आइए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश करते हैं synecdoche के बारे में. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज दिस अलाउज फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट फॉर द रीडर. तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट क्रिएट होता है. वो तो सारे फिगर ऑफ स्पीच का काम है इफेक्ट क्रिएट करना. तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में वेरिएशन आता है और एक इफेक्ट, मतलब सपोज हम कुछ पढ़ रहे हैं और वहाँ पे synecdoche का यूज़ हुआ है. तो सबसे पहली बात क्या, जो बोरियत होती है वो तो इससे दूर हो जाएगा क्योंकि रीडर या तो हंसेगा या कम से कम सोचने की कोशिश तो ज़रूर करेगा कि क्या लिखा हुआ है. और अगर वो ऑलरेडी फैमिलियर होगा उस टर्म से तो फिर भी उसे मज़ा ही आएगा. तो उससे क्या हुआ, वेरिएशन हो गया हमारे एक्सप्रेशन में, है ना. समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत ही कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत ही दुख भरी बातें हैं और अचानक से synecdoche का यूज़ है तो थोड़ा सा फीलिंग इमोशन में भी चेंजेस आ सकता है. ठीक है, उसे हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ. तो चलिए अब एग्जाम्पल ही डिस्कस करते हैं सीधा, क्योंकि ये बहुत सारे थ्योरीज हो गए, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा. एग्जाम्पल देखते ही आपको लगेगा कि ये तो हमें पता था. सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल. ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ बिहाइंड द बार्स. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं वो सलाखों के पीछे है, कहते हैं ना. इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ बिहाइंड द बार्स. तो यहाँ पे क्या है, ये बार्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है हिंदी में बोले तो जेल, इंग्लिश में बोले तो लॉकअप, है ना. तो हमने कहा ही इज़ बिहाइंड द बार्स मतलब वो जेल में है. सिंपली ये भी बोल सकते थे, लेकिन इस तरह से बोलने से क्या हो गया, एम्फैटिक हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया, है ना. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो बार्स होते हैं, सपोज दिस इज़ बार्स, सॉरी फॉर द ड्राइंग. सो अगर ये बार है तो ये जेल का बस रिप्रेजेंट कर रहा है बार, ठीक है. लेकिन हम इसको पूरा का पूरा जेल कह रहे हैं, पूरा का पूरा लॉकअप कह रहे हैं. तो यहाँ पे क्या, एक पार्ट जो है वो पूरे के पूरे होल के लिए नहीं आ गया. बार्स सिर्फ एक पार्ट हुआ, होल के लिए आ गया, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा था, है ना, कि एक पार्ट जो है पूरे के पूरे होल को रेफर करेगा या फिर वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है. आगे देखते हैं. द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज़ अनाउंस्ड न्यू प्लान्स फॉर द एजुकेशन रिफॉर्म. द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ये थोड़ी अनाउंस कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे जिन्होंने कुछ रिफॉर्मेशंस किए होंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ होल फॉर अ पार्ट, हमें कुछ लोगों ने ही किया है वो रिफॉर्मेशन, लेकिन हम पूरे होल को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं.
तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी इस कोरोना वायरस टाइम में ही बहुत सारे इस तरह के न्यूज़ आए हैं, तो हम इसी तरह से बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया सिनेक्डिकी। द थर्ड वन इज ही इज़ थिंकिंग ऑफ आस्किंग हर हैंड फ्रॉम हर फादर। अब ये क्या है? हिंदी में भी इसे बोलते हैं कि हाथ मांगना चाहता है या मांगने की सोच रहा है, या सिंपली मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे पिताजी से मांगूंगा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो, समथिंग लाइक दैट। हम ऐसे भी बातें करते हैं, हमने मूवीज़ में तो डेफिनेटली सुन रखा है। तो ये क्या है? हाथ मांगना, मतलब हाथ का क्या करना है ना। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है? मैरिज प्रपोजल। ये क्या है? ये एक मैरिज प्रपोजल की बात हो रही है। मतलब एक लड़की है या एक लड़का, जनरली लड़कियों के लिए ही कहा जाता है, मतलब वो पूरी लड़की है लेकिन हम उसके हाथ से उस पूरी लड़की को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक पार्ट से पूरे के पूरे होल को रेफ़र किया जा रहा है ना। आई थिंक अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिनेक्डिकी। जी हाँ, सिनेक्डिकी में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो कन्फ्यूजन कहाँ आया? कन्फ्यूजन तब क्रिएट होता है जब हम इसका कंपैरिजन मेटोनिमी से करते हैं। एक्चुअली हम कंपैरिजन नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि अभी आपने ये हैंड देखा, तो अगर आपको याद होगा मेरा फर्स्ट वीडियो, तो उसमें भी मैंने हैंड की बात की थी और मैंने बोला वो मेटोनिमी है। तो फिर मेटोनिमी भी हैंड है, सिनेक्डिकी भी है। ये तो आप हमें और कन्फ्यूज कर रहे हो, है ना। कन्फ्यूजन हो रहा है क्रिएट। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मीनिंग पे जाना पड़ेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे मेटोनिमी और सिनेक्डिकी को। लेकिन उससे पहले आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिनेक्डिकी को और भी क्लियर करने के लिए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिनेक्डिकी बाय गिविंग सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के साथ कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो द फर्स्ट वन इज there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. A face to meet the faces. तो ये एक लाइन ली गई है, एक बहुत ही फेमस वर्क है, एक पोएम है बेसिकली, T.S. एलियट की लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। तो आपने वो पोएम पढ़ी ही होगी। इट इज़ अ वेरी फेमस पोएम। ज़रूरी नहीं कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, बहुत ही बेसिक सा पोएम है और उसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है। उसमें कुछ थीम्स हैं रिजेक्शंस के, और आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा। तो उसमें ये लाइन भी ज़रूर देखना। इसमें बेसिकली वो एक फेस और बहुत सारे फेसेस का मतलब है एक पर्सन और बहुत सारे पर्सन। मतलब कि फेस को बोला जा रहा है एक पर्सन, ठीक है। मतलब पूरा बॉडी ना बोल के हम लोग सिर्फ फेस से पूरा पर्सन को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ सिनेक्डिकी बताना है, इसलिए मैं बस इतना ही बता रही हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन दिस हेयर प्लेस वी फ्लैश दैट वीप, लाफ, फ्लैश दैट डांसेस ऑन बेयर फीट इन ग्रास, फ्लैश दैट नीड्स टू बी लव्ड, शोल्डर्स दैट नीड आर्म्स, स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ये जो लाइन है ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, एक नॉवेल है बेसिकली, जो कि टॉनी मॉरिसन ने लिखी है, बिलव्ड। ये बहुत ही फेमस लाइन है और इस लाइन को कहीं ना कहीं हम लोग रेफर कर सकते हैं। इसमें थीम भी पता चल रहा है उस नॉवेल का कुछ हद तक। तो ये लाइन कहती क्या है? यहाँ पे जो कहा जा रहा है, वी फ्लैश दैट वीप, लाफ, फ्लैश दैट डांस ऑन बेयर फीट इन ग्रास, सो फ्लैश दैट नीड्स टू बी लव्ड। तो यहाँ पे फ्लैश से किसको रेफर किया जा रहा है, किसको डिनोट किया जा रहा है? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप यहाँ फ्लैश का मतलब क्या समझ रहे हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि फ्लैश का मतलब यहाँ पे फ्लैश ना होके कुछ होल है, कुछ पूरा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे सस्पेंस रखना चाहती हूँ। सो कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि ये क्या है। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही फेमस कोट है। और ठीक है, तो ये लिटरेचर का एक दो बेसिक से एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको सिनेक्डिकी को समझाने के लिए। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जो सिनेक्डिकी होता है वो या तो एक पार्ट जो है पूरे के पूरे होल को बताएगा, या बहुत ही पूरा होल हम लेकर एक पार्ट को सिर्फ बताने की कोशिश करते हैं, जो हमने एजुकेशन सिस्टम वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो इसी बेसिस पे सिनेक्डिकी दो टाइप के होते हैं। आइए हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक पार्ट पूरे होल को रेफ़र करेगा या फिर पूरा एक होल किसी एक पार्ट को रेफ़र करेगा। तो उसी इस बेसिस पे हम यहाँ पर देखते हैं कैसे ये टू टाइप्स के होते हैं।
सो द फर्स्ट वन इज माइक्रोकॉज्म। माइक्रोकॉज्म में जब एक छोटा सा कोई पार्ट पूरे होल को रेफर करेगा, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, तो वो हो जाएगा माइक्रोकॉज्म। इट्स रियली सिंपल, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और जब एक पूरा का पूरा पार्ट एक छोटे से चीज़ को रेफर करेगा तो वो हो जाएगा मैक्रोकॉज्म। वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं व्हील्स, उसका मतलब होता है व्हीकल्स। तो इंग्लिश में तो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, तो हम व्हीलर बोलते हैं, या हे यू हैव नाइस व्हील्स, तो हमारा कहने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो गाड़ी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है ना, तो हम ऐसा कहते हैं। उसके बाद है बूट्स, हम सभी जानते हैं सोल्जर को रेफर करता है। ग्लासेस, बेसिकली चश्मे को हम ग्लासेस बोलते हैं, तो वो आई वेयर हो गया। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ ग्लासेस कहा, वो पूरे फ्रेम की हमने बात ही नहीं की, फिर भी हमें समझ आ गया कि वो क्या है, चश्मे की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हायर्ड हैंड्स, यानी कि वर्कर्स। किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, वो कहते हैं हमने हैंड्स हायर किया है। इंग्लिश में पूरे सेंटेंस में बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने हाथ लिया है? नहीं। उन्होंने हाथों को काम पे रखा है? नो, वो वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ हमने हाथ को यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हाथ से काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वुड्स, फॉरेस्ट। अगर हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हमें वो फेमस पोएम तो याद ही होगी, है ना। याद करो कौन सी पोएम है और मुझे बताओ। तो वुड्स जो है वो फॉरेस्ट को रेफर करता है। कैसे? क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज, अल्टीमेटली वुड्स। तो यहाँ पे देखो कैसे सिनिक को यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी हैं, लेकिन मैक्रोकॉज्म के एग्जाम्पल्स थोड़े कम हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इजी एग्जाम्पल्स लिए हैं जो हमारे डेली लाइफ से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि पुलिस, हम कहते हैं पुलिस आई है। पुलिस का मतलब पूरी टीम होती है, तो क्या पूरी टीम आ जाती है? कुछ सर्टेन ऑफिसर्स आते हैं ना, लेकिन हम क्या कहते हैं, पुलिस। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। फिर क्या है, सोसाइटी, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम बेसिकली कुछ लोगों के बारे में बोल रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारा मतलब ही नहीं होता कि हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सोसाइटी वर्ड यूज़ कर देते हैं, है ना। डे टू डे लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंडिया इन मैचेस। कल ही एक मैच हुआ, तो मैच में क्या होता है, हम कहते हैं इंडिया जीत गया, या कोई भी कंट्री है तो वो जीत गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस कंट्री के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो जीते या वो हारे, जो भी है। तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या सिनिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे होल को यूज़ कर रहे हैं एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसा हम कई बार करते हैं। हमने वो एजुकेशन सिस्टम वाला एग्जाम्पल भी देखा, और इस तरह के बहुत सारे ऑफिशियल नोटिसेस आते हैं जिसमें इस तरह की बातें लिखी होती हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज सिनिक। और ये जो मैंने बोला कि पार्ट को होल और होल को पार्ट, तो मैंने सोचा ये भी बता दूं कि ये 2 टाइप्स इसी बेसिस पे हो गए, माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म। ये कुछ भी नहीं है, बस एक टर्म है जो कि आपको वो भी समझ में आ गया होगा, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा। ठीक है, सो अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे डिस्कस करनी है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनिक एंड मेटोनिमी। चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अभी हमने देखा कि सिनिक क्या है, व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग या फिर समथिंग रिप्रेजेंट अ होल पार्ट, है ना। हमने अभी यही देखा। जैसे कि एग्जाम्पल भी है, ही इज इन गुड हैंड्स, या देयर इज ओनली 20 हेड्स इन द क्लास। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज इन गुड हैंड्स, वो अच्छे हाथों में गया है। तो यहाँ पे अच्छे हाथों से क्या मतलब है, कोई ट्यूशन टीचर रहा होगा या कोई अच्छा स्कूल, है ना। तो गुड हैंड से हम पूरा का पूरा एक प्रिंसिपल से लेके एक पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं। वही यहाँ देखते हैं, व्हेन समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग रिलेटेड टू इट, समथिंग इज रिलेटेड। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। लेट मी गिव यू अ हैंड, तो यहाँ पर भी हैंड है, यहाँ पर भी हैंड है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैं आपकी मदद कर दूं, तो हैंड यहाँ पे क्या है, हेल्प। हेल्प क्या दिखता है, हेल्प का कोई हाथ पैर या कुछ भी नहीं। तो यहाँ हैंड ज़रूर है, लेकिन ये मेटोनिमी इसलिए है क्योंकि हैंड हेल्प को बता रहा है, रेफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हैंड का मतलब है एक पूरा बॉडी।
तो बॉडी का तो पार्ट हो ही गया ना हैंड, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड है, हाथ से हेल्प करते हैं, तो रिलेशन पता चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई डियर यू हैव ऑल माई हर्ट। अब यहाँ पे हर्ट का मतलब बॉडी नहीं है, ठीक है, ये भी एक बॉडी पार्ट है, लेकिन माई डियर यू हैव ऑल माई हर्ट का मतलब है लव, विच इज अ इमोशन, एन इमोशन इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपना सारा लव दे दिया, यू हैव ऑल माई हर्ट। तो हर्ट यहाँ पे लव को बता रहा है, किसी बॉडी पार्ट को रिजेंबल नहीं कर रहा है, सो दिस इज मेटोनिमी। एंड हेयर इट इज सिनेक्डिक, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिनेक्डिकी में क्या हो रहा है, 20 हेड्स। 20 हेड्स मतलब क्लास में आज 20 बच्चे ही आए हैं, ठीक है। तो हेड से हम पूरे बॉडी पार्ट को, एक पूरे पर्सन को बता रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेक्डिकी एंड मेटोनिमी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि ब्रीफ में यही है और ब्रीफ क्या डिटेल में भी यही है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वहाँ उसका मीनिंग क्या है, वर्ड्स पे नहीं जाना है, लिटरल मीनिंग पे तो वैसे भी नहीं जाना है। हैंड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिनेक्डिकी ही होगा या मेटोनिमी ही होगा, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, उसका मीनिंग से ये बात क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। In our next video, we are going to discuss some more interesting literary devices. Okay? Till then, keep learning, and if you have any confusion, feel free to mention it in the comment section below. Thank you.